लोग बाग अंडर वैल्यूड एसेट्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो अगले ही हफ्ते नीचे चले जाते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगा कि ब्रायन लॉरेंस ने यह कमेंट क्यों किया। ब्रायन लॉरेंस एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो अपना फंड मैनेज कर रहे हैं 2004 से पहले से। कोई भी स्टॉक नहीं खरीद रहा जो अंडर वैल्यूड होंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको ये जो रिकमेंडेशन होती है ना स्टॉक्स की यूट्यूब पर या ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स में, ये उन्हीं स्टॉक्स की रिकमेंडेशन होती है जो अप जाए जा रहे हैं। लोग बाग भागे जा रहे हैं शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे कि भाई आज मैंने खरीदा तो अगले ही दिन मुझे पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखना चाहिए। अब इस अप्रोच में डीमेरिट क्या होगी? अब अगर आप मोमेंटम का पीछा करते हैं ना, जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं क्योंकि वो ऊपर जाए जा रहा है, क्योंकि उसमें अच्छी न्यूज है, तब आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स को तो फेंक देते हैं, ठीक है। तब आप हो जाते हैं एक मोमेंटम चेजर। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे भाग के, तब तो आप कितनी भी फ्रॉथी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन लोगों के साथ बहुत बुरा असर पड़ता है जो फ्रॉथी वैल्यूएशंस पे खरीदते हैं और उनको वो स्टॉक होल्ड करना पड़ता है उस टाइम पर जब वॉलेटिलिटी के चलते हुए वो कंपनी नीचे गिर जाती है। यही तो होता है जिसको कहा जाता है क्राउड चेजिंग। तो आप भी जनरल पब्लिक में शामिल हो जाते हैं अगर आप इन मोमेंटम स्टॉक्स का पीछा करते रहेंगे। अब देखिए, किसी ने निफ्टी 50 का स्टॉक इन्फोसिस खरीदा 2000 के आईटी बबल के दौरान, ठीक है। उस टाइम पर उसका पीई पहुंच गया था, कहने वाले कहते हैं 200 पीई से ऊपर, 200 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग्स 2000 के टाइम पर। और जिसने वो उस टाइम पर खरीदा था इन्फोसिस, उसको 2020 तक, पता है 2020 कोरोना है वो नहीं मानते, उसको 2022 तक पता है क्या रिटर्न मिला? 8% कैगर का, जो वो निफ्टी 50 से भी कमा सकता था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फ्रॉथी वैल्यूएशंस पर मोमेंटम का पीछा करते हुए भाग भाग के स्टॉक को खरीदेंगे कि वो ऊपर जाया जा रहा है, तब आपका होल्डिंग पीरियड इतना बढ़ जाता है, फिर आपको एंड पॉइंट पर लगता है कि मैंने 25 साल वेट करा इस कंपनी में एफडी का रिटर्न कमाने के लिए। एंड इन्फोसिस इज अ ग्रेट कंपनी। जिसने इन्फोसिस को उस टाइम पर खरीदा जब 2000 का बबल, आईटी बबल फट चुका था और वो नीचे गिर चुका था, उन्होंने तो 100x बनाए हैं अपने पैसे 2025 तक, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यूएशन मैटर्स अ लॉट। अब वैल्यूएशन तो इतनी मैटर करती है कि हमारा वॉरेन बफे भी फंस चुके हैं। इन्होंने एक कंपनी के मर्जर में हेल्प करी थी, हाइंस, क्राफ्ट हाइंस मर्जर में, ठीक है। इसमें वॉरेन बफे ने इतनी हाई वैल्यूएशन पे करी है कि अब वॉरेन बफे ही परेशान है कि उसकी कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई से शायद 70% गिर चुका है वॉरेन बफे की एंट्री के अराउंड से, ठीक है। इसीलिए जब आप इतना हाई वैल्यूएशन पे करते हैं, उस टाइम पर तो वॉरेन बफे ने शायद 45 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल पे किया था क्राफ्ट हाइंस में, ठीक है। जब आप इतना हाई वैल्यूएशन पे करते हैं तब आप फंस के रह जाते हैं कि भाई मैं आगे क्या करूंगा, और आपको लंबे समय तक होल्ड करना पड़ता है। खैर, वॉरेन बफे तो फॉरएवर होल्ड वाले हैं, उनके हिसाब से तो ये है इस दशक में नहीं बनेगा क्राफ्ट हाइंस में पैसा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दशक बाद बन जाएगा, ठीक है। ये तो डेकेड लॉन्ग होल्डर हैं। पर क्या हम आपसे भी वही उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी डेकेड लॉन्ग होल्ड करेंगे किसी कंपनी को? बिल्कुल नहीं। अब वैल्यू इन्वेस्टर्स को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने तभी आते हैं जब मार्केट की सारी फोर्सेस ने उसको तोड़ तोड़ के इतना गिरा चुका होता है कि वो कंपनी हमें बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होती है, या फिर वो कंपनी अपनी वॉलेटिलिटी साइकिल में डाउन मोड पर होती है,
ठीक है, एकदम नादिर पॉइंट होता, कहते हैं किसी ग्राफ में होता है ना, नादिर पॉइंट होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर होती है तब वैल्यू इन्वेस्टर को दिखता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है इस कंपनी में, तब वो आके इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ताकि कंपनी वापस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाए या फिर ओवर वैल्यूएशन पर जाए। अब एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मुझे पता है कि मैं कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना, हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती कि भाई ये कंपनी 1400 रुपए की होनी चाहिए, ठीक है, 1400 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है करंट, ठीक है, और 900 रुपए पर आ गई तो इसकी बाइंग वैल्यू हो गई 900 रुपए पर। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी रेंज में होती है, ठीक है, या 1300 से 1500 के बीच में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की रेंज होगी। उसके बाद कंपनी अगर 980 से नीचे आएगी या 900 से नीचे आएगी तब मेरी बाइंग रेंज में आ जाएगी कंपनी, तब मेरा अक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा उस कंपनी में, ठीक है। हमारा काम होता है अक्यूमुलेशन फेज शुरू करना उस टाइम पर जब कंपनी हमारी रेंज में आती है, वैल्यू इन्वेस्टर की मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली रेंज पर। हमें नहीं पता होता कंपनी कहां तक गिर जाए, कंपनी तो हमारे बाद भी गिर सकती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नो रिकमेंडेशन हेयर, कि हमारे नैटको फार्मा का, तो हमारे पोर्टफोलियो में नैटको फार्मा है। हमारे नैटको फार्मा में बाइंग थी, हमने देखा हमारे सारे मैट्रिक्स के हिसाब से 980 के नीचे आएगा तब मुझे अक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है। तो भाई 980 का भी मैंने वेट नहीं करा, मैंने 1014 पे भी खरीदा, 1000 पर भी खरीदा, 980 पर भी खरीदा, उसके बाद 950 आया, मैं खुश, नीचे गिरे जा रहा है, मेरे लिए तो अच्छा है, ठीक है। तो 980 से नीचे मेरी बाइंग शुरू हो गई, फिर 900 पे आया मैंने और खरीदे, फिर 850 पे आया मैंने और खरीदे, फिर 800 पर आया, शायद 800 पर भी खरीदे मैंने, 804 पर। अब मैं इसमें ये कह दूं कि भाई ये तो बाइंग रेंज में है मेरी, अरे मैं तो अभी लॉस में चल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हुए, इनिशियली तो हमें लॉस देखना पड़ता है, पर क्या है अगर हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो कंपनी अपनी वापस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पर आने की कंपनी की पूरी उम्मीद होती है, इसीलिए हम वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। और जहां तक मेरी बात है, अभी मेरी एवरेज चल रही है 900 से नीचे आ गई, 890 चल रही है शायद नैटको फार्मा की एवरेज, पर मैं अभी भी जो मेरे पास कैश अवेलेबल होता है, जो कैश आता है हर महीने कमाई का, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहता हूं, ठीक है। अब मैं उसमें ये तो, अब नैटको फार्मा आ जाए 700 रुपए पर, अब ये तो हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी जितना नीचे जाता रहेगा। अब मैं उसमें परेशान थोड़ी ना होऊंगा कि भाई अरे मैं तो लॉस में चला गया, हे भगवान बेच देता हूं। ये होते हैं, ये क्या है, ये सिर्फ टैबलेट पर, ये हमारी स्क्रीन के लॉसेस होते हैं। अगर हम एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, हमने कंपनी में रिसर्च करी हुई है, हमें कंपनी की मैनेजमेंट पर भरोसा है, तो हम कंपनी की मैनेजमेंट को टाइम दे सकते हैं ग्रो करने के लिए। और कभी भी बॉटम फिशिंग करने की तो वैल्यू इन्वेस्टर सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, पर एवरी टाइम बॉटम फिशिंग इज नॉट पॉसिबल while डूइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब यही रीजन है, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, द सिंगल स्टॉक इन्वेस्टर्स, वो क्या है, उनको जब वो किसी कंपनी को खरीदते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में ये 5% या 10% का भी लॉस देखना जायज नहीं है, ठीक है। वो कंपनी को देखते हैं कि भाई मैंने 100 रुपए पे खरीदा, अब मेरे 100 रुपए की वैल्यू तो 90 रुपए ही रह गई, हे भगवान मैंने तो बहुत गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तब वो क्या करते हैं, तब वो ज्यादातर ऐसा होता है कि अगले 1 महीने के अंदर ही एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनकी रिसर्च नहीं होती पर्टिकुलर स्टॉक में। वो क्या है, ये ब्रोकरेजेस की या किसी जानने वाले की रिकमेंडेशन पर उन्होंने बाय किया होता है। इसीलिए अब क्या है, इन ब्रोकरेजेस ने या फिर जो एनालिस्ट है ना, जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना ये प्लान बना रखा है कि भाई हमारे पास कंसल्टेंसी फीस देने वाले ये जो कस्टमर हैं, ये तभी आएंगे जब इनको दिखेगा कि इनका
स्टॉक बढ़े जा रहा है। अच्छा, आज खरीदा तो कल बढ़ गया, अगले हफ्ते ऊपर ही गया। इसीलिए ये लोग रिकमेंड भी वही कंपनीज करते हैं जो मोमेंटम में होती है। ठीक है, हमें एज अ वैल्यू इन्वेस्टर तो हमें किसी की रिकमेंडेशन पर नहीं जाना, हमें कंपनी में खुद रिसर्च करनी है अगर हम इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम खुद की रिसर्च नहीं कर सकते तो रिकमेंडेशन प्लीज ना सुनिए, क्योंकि आप अगर वो कंपनी नेगेटिव में जाने लग गई, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा निफ्टी 500 इक्वल वेटेड फंड या फिर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चुनिए और आराम से तसल्ली से अपना डे जॉब कीजिए और धीरे धीरे पैसे आपके अक्यूमुलेट होते रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से तो यह है कि क्या है, हम कभी भी किसी के पीछे नहीं भागते। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी, कहीं पर भी चेज नहीं होता। हम जब किसी कंपनी को खरीदने जा रहे होते हैं ना, तब मोमेंटम इन्वेस्टर्स उनको फेंक के जाते हैं। ठीक है, मोमेंटम इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं होता कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कमा के देगी, इसलिए वो उसको इतना डिस्कार्ड कर देते हैं कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर अवेलेबल होती है। हम तब बाय करते हैं जब बाइंग में कोई कंपटीशन नहीं होता, उसमें भी हम बार्गेन अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लोअर बिड करते चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप तभी लोअर बिड कर पाएंगे, आप तभी ये फॉलिंग नाइफ वाली थ्योरी में ये फॉलिंग नाइफ को पकड़ पाएंगे जब आपकी उस कंपनी में, उस सेक्टर में डीप रिसर्च होगी। आपने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, आपने कंपनी की बैलेंस शीट्स पढ़ी होंगी और आपने कंपनी की मैनेजमेंट जो कॉन्फ्रेंस कॉल करती है ना, वो पिछले 1-2 साल की तो पक्का सुनी होंगी। फिर आपको थोड़ा भरोसा आएगा, फिर आपको ये फॉलिंग नाइफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कोई फ्लावर, जो फूलों का गुलदस्ता आपके हाथ में दे रहा है। ठीक है, और नीचे दे भाई, और नीचे दे, ताकि हम जितना नीचे खरीदेंगे उतना ही जब कंपनी रिबाउंड करती है उतना ही हमें बूस्ट उतना ज्यादा मिलता है। अब ब्रायन लॉरेंस भी 2004 के दौरान हमारी तरह ही थे। तो 2004 के दौरान इनका एनकाउंटर हुआ मिस्टर वॉरेन बफे से। तो मिस्टर वॉरेन बफे से ये सवाल क्या पूछते हैं कि आप हमें ये बताओ, हम वॉरेन बफे के जैसे अमीर कैसे बनेंगे, बस हमें ये चीज जल्दी करनी है। आइए देखते हैं वॉरेन बफे ने इनको क्या जवाब दिया। In 2004, as I was starting Oak Cliff, I was lucky enough to find myself in a room with about 24 other aspiring stock pickers and the great Warren Buffett himself. And we took that occasion to pepper him with questions, all of which boiled down to the simple question, how do we become like you, but faster? And he broke to us the bad news that value investing and stock picking is a long game. But, he said, I do have a piece of good news for you. The average share price goes up and down by 80% in a year. That is a wonderful tailwind for a stock picker who's actually done the work to understand the underlying business. 80% in a year, I thought to myself, he's obviously lost his mind. YouTube के हिसाब से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए अगली वीडियो ये अच्छी रहेगी, इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।